हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। सीपीआई डेटा यूएस का आया है, उसके बारे में बात करेंगे। एक मीम प्रोजेक्ट मैंने बाय किया है और क्यों बाय करा है इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और कल हमने बात करी थी कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, किसको फायदा होता है, कैसे प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक अपडेट है यहाँ पे ब्लैक रॉक का, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। तो मार्केट कैप 2%, 2.2% डाउन है यहाँ पे। 1.54 ट्रिलियन की मार्केट कैप एज ऑफ नाउ चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, करीब 13% डाउन है। इनफ्लो का कोई भी डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 65 में। और हीट मैप की बात करें तो BTC 1.62% डाउन, इथीरियम 2.95% डाउन है। एक यूजर का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सोलाना इतना क्यों डाउन है। भाई, जितना पंप हुआ है सोलाना, अब उसके बाद कुछ नीचे भी तो आएगा, ये तो है नहीं कि हमेशा बढ़ता रहेगा। तो सोलाना के बारे में बात करें, एवेक्स के बारे में बात करें, यानी कि एवलांचे के बारे में, सब बहुत पंप हुए हैं। अब उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे करेक्शन में आए। बिटकॉइन की बात करेगा, इस जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 40,976 USDT। कल भी हमने बात करी थी कि जो हमारी सपोर्ट लाइन है, बहुत बढ़िया काम एज ऑफ नाउ कर दिया। और अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेट इसी लेवल से हमें अभी तक जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बार बार कंफर्म हो रहा है। तो अगेन, जैसा मैंने कल बोला था, एक बार बहुत क्विकली उस चीज़ को ही रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ है नहीं, जब तक ये सपोर्ट लाइन और जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक नहीं होता। तो एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट है वो है हमारे पास ट्रेंड लाइन, तकरीबन 40,500 पे नियरबाउट अभी ये पहुंच गई हुई। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां पे मैं एक्चुअल में देखना चाहता हूं कि बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करेगा, वो रहेगा यहाँ पे 38,000, जहां पे सपोर्ट कंफर्म होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो जिस जगह का हम लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो कई लोगों का मानना था कभी नहीं आएगी, वो है हमारी करीब 30,000 का रेंज। वहां पे हमें बिटकॉइन आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट यहां से हमारा ब्रेक होता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वही हमारा इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे, जो कि स्टार्ट हो जाता है 42,400 से, और जो कि 44,400 तक ये इंपॉर्टेंट जोन है 2000 का, जो चलेगा, जहां पे बहुत बार बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है इस साइकिल के अंदर भी। और अगर आप पुरानी साइकिल में जाएंगे, वहां पे भी आपको रिजेक्ट होता हुआ देखने को यहां पे मिला है। वीकली कैंडल की बात करें तो जो हमारी बात हुई थी 8 वीक के बाद, एक थोड़ी नेगेटिव कैंडल यहां पे बननी चाहिए थी, वही यहां पे बनी है। पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस वीकली कैंडल में करीब 30% का डंप देखने को मिलता है। और अगर आप 30% के डंप की बात करें तो वो तो खैर और ज़्यादा नीचे आ जाता है, पर तकरीबन फिर भी हमारा वही जो 30,000 का लेवल है, उसी लेवल पे ये भी चीज़ यहाँ पे आती है। अब ये देखेंगे कि एक बार ये सपोर्ट हमारे यहाँ पे कंफर्म होते हैं नहीं होते हैं। दूसरा आ जाते हैं सीपीआई डेटा पे, तो वो एज इट इज जो भी फोरकास्टेड था, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंग आया है। मार्केट हाईली वॉलेटाइल आपको तब देखने को मिलता है जब एक्सपेक्टेशन में चीजें नहीं आती। बेटर आए या खराब आए, खराब आए डंप, बेटर आए तो पंप, वहां पे। पर चीजें एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कल बात करी है, FOMC की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का क्या होता है और उसके बाद मनी प्रिंटिंग को लेके क्या होता है। जो ये सारे डेटा जो सीपीआई के निकल के आए हैं, उसके बाद FOMC की मीटिंग में चीजें आएंगी, तो वहां से एक्चुअल में चीजें जो है क्लियर होंगी। अभी यूएस की तरफ से आने वाले टाइम में मार्केट में क्या उम्मीद हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है बोंग। हमने पहले भी बात करी थी, मैंने फाइनली बोंग को यहाँ पे खरीदा है। क्यों लिया है, उसके पीछे अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जब एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बात करी थी एक मीम प्रोजेक्ट की, और सोलाना के इकोसिस्टम में पंप आपको क्यों देखने को मिल रहा है, वहां पे मैंने आपको एक नाम लिया था और वो था कॉइनबेस। यहां पे कॉइनबेस सोलाना को सपोर्ट कर रहा है, और फाइनली सोलाना की तरफ से बड़ा अपडेट आया कि वो बोंग को लिस्ट कर दे। कब लिस्ट करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया, पर जैसे ही ये कॉइनबेस में लिस्टिंग होगी, इसके बाद अगली लिस्टिंग आपको बाइनेंस में भी पूरे चांसेस से देखने को मिलेगी। और जब भी ये होगा, पंप आपको देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ बड़ा डंप आया है बोंग के प्राइस में यहाँ पे, और आप तकरीबन देखिए आज की कैंडल में ही, तो ये आपका लगभग 35% यहाँ पे डाउन चल रहा है। तो हुआ क्या, ये अपडेट जो आया ना, ये अपडेट बेसिकली उम्मीद ये थी कि कॉइनबेस बोलेगा हम लिस्ट कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला है कि हाँ हम लिस्ट कर रहे हैं, पर कब करेंगे वो डेट यहां पे नहीं बोली है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एक फैक्टर था कि जहां से बोंग में सेल स्टार्ट होगी, तो वो जैसे ही वो अपडेट आया उसके बाद मार्केट में इसका प्राइस जो है यहाँ पे डंप होता हुआ देखने को मिला। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं,
और वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको बॉन्ग की बता दूं, रिस्की है, काफी रिस्की है। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया बॉन्ग को, तो जो टॉप 10 होल्डर है ना, उनके पास 32%, 32 भी क्या 33% जो टोकन है वो टॉप 10 होल्डर के पास है। तो मैन्युपुलेट कभी भी हो सकता है बॉन्ग, पर मैं यहां पे रिस्क लेने को तैयार हूं। तो मैं यहां पे बॉन्ग में क्या कर रहा हूं, 5 पार्ट में यहां पे एंट्री ले रहा हूं, जो मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा एक सेफर साइड रहता है। ये अगर कोई पोर्शन मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं। एज ऑफ नाउ जो करंट प्राइस था, मैंने एक एंट्री वहां पे ली है, फिर एक ले रहा हूं मैं इसकी 7.5 पे, और एक फिर ले रहा हूं 5.5 पे, फिर एक ले रहा हूं 3.8 पे, और लास्ट पोर्शन मैं छोड़ दूंगा कि अगर और भी नीचे डंप आया तो मैं वहां पे इसको बाय कर लूंगा। अगर हम लोग लास्ट एंट्री की भी बात करें तो वो करंट प्राइस से करीब 60-65% डाउन में यहां पे आता है। अगेन मैं ये डिस्क्लेमर के साथ आपको बोल रहा हूं, रिस्की है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो टॉप 10 होल्डर है उनके पास बड़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो अगर रिस्क में आप ये चीज बाइंग करना चाहते हो, कर लो। अगेन स्पॉट में बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, फ्यूचर ट्रेड में नहीं बोल रहा हूं। मैं रिस्क लेने को तैयार हूं यहां पे बॉन्ग में, तो उस हिसाब से एंट्री जो है इस वजह से मैं यहां पे ले रहा हूं। आप लोग अपना जो डिसीजन है वो यहां पे ले सकते हैं। ब्लैक रॉक का कल हमने एक अपडेट शेयर किया था कि ब्लैक रॉक बोल रहा है कि भाई जो हम लोग ETF लेके आ रहे हैं ना, SEC जो है कहीं बिटकॉइन को सिक्योरिटी यहाँ पे ना बोल दे। हमने बात करी थी कैसे मैन्युपुलेट कर दें, क्या जरूरत है बोलने की। अब नई कहानी यहाँ पे निकल के आई है कि ब्लैक रॉक जो है वो बैंक्स के साथ यहाँ पे बात कर रहा है। आप बोलेंगे बैंक्स के साथ कौन से? वॉल स्ट्रीट के जो बैंक हैं, ये वो बैंक हैं जो वॉल स्ट्रीट चलाते हैं, एक तरीके से US को चलाते हैं। ब्लैक रॉक भी चलाता है, पर बैंक्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इन सब से वो बात कर रहा है। JP मॉर्गन की तरफ से हमने बात करी थी कि भाई वो तो बोल रहे हैं कि पूरे का पूरा स्कैम है सब कुछ ये। तो ये ब्लैक रॉक उन सब से बात कर रहा है यहाँ पे। और अगर ये चीजें सही होती हैं, बात सही होती है, तो जो वॉल स्ट्रीट के बैंक का पैसा है ना, वो भी आपको बिटकॉइन में आता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये जो अपडेट है उसको एक नवंबर में एक मीटिंग हुई है, उसके रेफरेंस के बेस पे ये अपडेट आया। तो आप देख लो ब्लैक रॉक का अलग लेवल पे चल रहा है। कभी वो मतलब कुल मिला के ये है कि यूजर को आप कंफ्यूज करके रखो, डंप आ सकता है ऐसे अपडेट। जब भाई आप ये देखोगे कि अगर SEC ने बिटकॉइन को सिक्योरिटी बोल दिया तो भाई ETF तो अप्रूव ही नहीं होगा। अब अप्रूव ही नहीं होगा तो क्या होगा? डंप आएगा निकल के। दूसरी तरफ एक बड़े अपडेट भी आ रहे हैं कि हम तो बैंक्स के साथ भी यहाँ पे मिल रहे हैं, बैंक के साथ मिल रहे हैं, तो भाई पॉजिटिव सिनेरियो तो पूरे तरीके से मैन्युपुलेट कर रहा है। और फिर से वही चीज, जनवरी में आपको अगर नहीं भी ETF अप्रूव आता हुआ दिखाना, परेशान मत, वो टाइम पे होइएगा। पूरी की पूरी चीजें जो मैन्युपुलेट करने की कोशिश पक्का ब्लैक रॉक वहां पे करेगा। अगली चीज अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के बारे में। हम लोग लिक्विडेशन इन सब चीजों की बात करो। अब जब मैं कमेंट्स देख रहा हूं ना, तो उसमें ये दिख रहा है कि नए लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ पुराने यूजर्स भी हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते थे यहाँ पे। फ्यूचर ट्रेड अगर मैं बोलूँ ना, जब लास्ट टाइम बिटकॉइन पंप हुआ था, पंप डम तो खैर चलता रहता है, बेसिकली लास्ट जो बुल रन आया था वो टाइम पे फ्यूचर ट्रेड इतना नहीं था मार्केट में, स्पॉट ट्रेडिंग ही ज्यादा होती थी। अब ना मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लीजिए आप अगर $1000 का ट्रेड करते हैं यहाँ पे, और मैं 0.1% के तरीके से फीस लेता हूं, तो भी $1 के करीब जो है यहाँ पे इस केस में फीस होती है यहाँ पे, अगर मैं 0.1 की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो कैसे होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर कि अगर आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, पर नहीं भी पता तो आप इस चीज को समझिए खाली, कि अगर आपके पास $1000 पड़े हुए हैं यहाँ पे, अब आप ये चाहते हैं कि यार मैं ट्रेड लेना चाहता हूं पर $10,000 से, तो आप क्या करते हो? 10x का यहाँ पे लिवरेज ले लेते हो। तो उससे क्या हो जाता है, आपके पास जो फंड बच जाता है ना, वो बच जाता है, यहाँ बन जाता है, सॉरी, यहाँ पे डॉलर इसका 10,000 का, जितना भी आप लोगों ने लिवरेज लिया। पर लिवरेज जितना लो उतना क्या है, आपने बोला मार्केट ऊपर जाएगा, आपने लिया लॉन्ग का कॉल, आपने बोला मार्केट नीचे जाएगा, आपने लिया शॉर्ट का कॉल। पर अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो आपका जो पैसा था ना, ये जो $1000 था, ये भी यहाँ पे जीरो हो सकता है। और अगर आप 100x का लिवरेज लेते हो तो आपको मिल जाते हैं 1 लाख रुपए। जितना ज्यादा आप लिवरेज लोगे उतना ज्यादा, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चला तो आपके पैसे के लिक्विडेट होने के चांसेस जो है यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। सिंपल। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज समझो यहाँ पे कि अगर मेरी $1000 में $1 की फीस है और अगर मैं यहाँ पे 10x का लेवरेज लूँ तो मेरी कितनी फीस हो जाएगी? तो मेरी जो फीस चलेगी वो यहाँ पे चलेगी $10 की। भी $10 किसको मिले? ये मिले यहाँ पे एक्सचेंजेस को। तो नॉर्मली एक्सचेंजेस इस तरीके से यहाँ पे कमाते हैं।
अब कई एक्सचेंजेस क्या आ गए, हम तो भाई फीस ही नहीं लेते हैं यहाँ पे, या बिल्कुल ही ना के बराबर फीस ले रहे हैं, तो वो एक्सचेंजेस भी तो कहीं से कमाएंगे ना। अब आप समझो, आपने बोला यहां पे कि भाई मैं $1,00,000 से लॉन्ग की ट्रेड लेता हूं, और मार्केट भी लॉन्ग की तरफ चल दिया। आपने यहां पे कितना हो गया ये $1,00,000 में, मान लो आपने आज की डेट के हिसाब से 2.5 BTC ले लिए। अब बिटकॉइन के प्राइस में $1,000 का पंप हो गया, तो आपको तो भाई $2,500 यहां पे मिल गए। $2,500 देगा कौन? एक्सचेंजेस को ही देने पड़ेंगे ना यहां पे, वो आपको अपनी जेब से। एक्सचेंजेस क्यों देंगे आपको? वो क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस को भी तो कहीं से कमाना है ना। तो एक्सचेंजेस भी इसी सेंटिमेंट में यहां पे खेलते हैं कि जब ज्यादा तरीके से लोग या तो लॉन्ग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या लोग शॉर्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उसको वहां पे मैन्युपुलेट कर दो मार्केट को, क्योंकि उनके पास इतना फंड पड़ा हुआ है। और वो इस तरीके से मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं, जैसे अभी हुआ, सब लोगों का बोलना है मार्केट लॉन्ग जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे फंडिंग रेट की, हम लोग इतने दिन से बात कर रहे थे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, सब ग्रीड में। क्या हुआ? एक झटके में बिटकॉइन के प्राइस ने $3,000 का डंप ले लिया। तो जितने भी ये एक्स की लिवरेज वाले थे ना, सब के सब यहां पे लिक्विडेट हो गए, और जितनों के बाद पैसा लगा था वो सारा का सारा पहुंच गया वहां पे एक्सचेंजेस के पास। अब उसमें से कुछ पैसा उन्होंने उनको भी दे दिया जिन लोगों ने शॉर्ट की तरफ कॉल लगाई थी, पर शॉर्ट की तरफ कॉल ही बहुत कम लोगों ने लगाई थी, ज्यादातर लॉन्ग की तरफ कॉल लगाई हुई थी। यही सारी चीजें फंडिंग रेट आपको बता रही थी। तो क्या हुआ? मोटा मोटा अगर मैं राउंड फिगर में बोलूं, आपने $1,000 कमा लिया, $1,000 में से $300 दे दिया जिन लोगों ने शॉर्ट की कॉल लगाई थी, $700 आपने उनका कमा लिया, तो आपको तो यहां पे फायदा होगा। तो एक्सचेंजेस इस तरीके से यहां पे कमाते हैं। अब फायदा इसमें सबको है, एक्सचेंजेस को ये लिक्विडेशन में फायदा है, जो इसको प्रमोट कर रहा है फ्यूचर ट्रेड लो, फ्यूचर ट्रेड लो, उसको फीस से फायदा है यहां पे। क्यों? क्योंकि ये जो $10, ये अगर मैं $10 के हिसाब से देखता हूं यहां पे, तो ये जो $10 बने ना, इस $10 में से अगर आपने मेरे ट्रेडिंग के लिंक से जाके ट्रेड किया है, तो इस फीस में से मुझे भी कुछ मिलेगा, एक्सचेंजेस भी कमा रहे हैं, और आप लोगों को यहां पे ये ट्रेड लेने से $10,000 मिल गए। तो फायदा सबको है, एक्सचेंजेस को भी फायदा है, जो ट्रेड ले रहा है उसको भी फायदा है, और जो फ्यूचर ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, अगर आप उसके लिंक से जाके ट्रेड कर दें तो उसको भी फायदा। फायदा सबको है यहां पे, सिर्फ तब तक जब तक मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला। एक्सचेंजेस को अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं भी चला तो भी फायदा है। जिसने आपको बोला फ्यूचर ट्रेड करो मेरे लिंक से, उसको भी फायदा है। पर नुकसान किसको है? जिस यूजर का ये फंड उड़ गया। क्यों? क्योंकि मार्केट वो टाइम पे ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। कुल मिला के सारी चीजों में अगर किसी को नुकसान होगा तो वो होगा वहां पे यूजर। जो तीन पार्टी है यहां पे, यूजर, एक्सचेंज और जो प्रमोट कर रहा है, उसमें से दो को फायदा है, यूजर को वहां पे नुकसान है। और ये जो लिक्विडेशन होता है ना, ये उसी यूजर का यहां पे उड़ता है। तो जब ज्यादा मार्केट में सेंटिमेंट किसी चीज की तरफ बैठने लग जाए, उसका उल्टा यहां पे एक्सचेंजेस भी कई बार मैन्युपुलेट करने के लिए कर देते हैं। जो ये विग हमें देखने को उस दिन मिली थी, जिसको हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट में लिक्विडेशन करने के लिए यहां पे जो यूजर्स का पैसा था ना, उसको उड़ाने के लिए यहां पे ये लिक्विडेशन हुआ है। तो ये आप लोगों को मैं कल समझाना चाह रहा था, जिसमें कई लोगों के क्वेश्चन आए, नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो आई होप अब चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, हो गई हैं क्लियर। तो एक बार मुझे खाली यस यहाँ पे बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता चल जाएगा जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, उनका जो आंसर है वो यहाँ पे रिजॉल्व हुआ होगा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ अगर बात करें क्या हुआ लिक्विडेशन के, तो 24 घंटे में करीब 73,000 ट्रेडर का लिक्विडेशन हुआ है। मतलब वो जो उन्होंने पैसा लगाया था वो उड़ा है वहाँ पे। और अगर आप अमाउंट की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। 164 मिलियन डॉलर जो है पिछले 24 घंटे में यहाँ पे लिक्विडेट होता हुआ आप लोगों को देखने को मिला है। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो एज ऑफ नाउ चल रहे हैं मार्केट में। बॉन्क अगेन फिर से बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस रिस्क के साथ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बॉन्क को यहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी के जो दिन भर के रेगुलर अपडेट्स हैं उनके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए आप तो आपके साथ अननेसेसरी स्कैम होगा और आप लोग ये सोचोगे कि मैं वो वहां पे खड़ रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।